से अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपका जो प्रश्न था जो दिया गया था उस प्रश्न में से किसी को पूछना है। जैसे हमारा था एकांक धन आवेश, क्या था? एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश के कारण किसी सदिश क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना गुना होता है? आवेश का कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है? क्यों जी, कितना गुना होता है? 1/एप्सिलॉन गुना होता है। किसका? आवेश का। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? भूल गए? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश का मान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं था क्या ये क्वेश्चन में? चलिए नहीं है, फिर भी एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसमें था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? एसआई मात्रक। क्या होता है एसआई मात्रक? न्यूटन पर कूलाम होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? उसको आपको क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करना है, परिभाषा करना है और उसका एसआई मात्रक निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है और उन दोनों की बीच की जो दूरी है अगर 2L है तो हम उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, उस वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और उनके दोनों की बीच की दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यह क्या होते हैं? एक सदिश राशि होता है और इसका जो एसआई मात्रक जो होते हैं, आवेश का होता है कूलाम, आवेश का क्या होता है? कूलाम, और दूरी का क्या होता है? दूरी का मीटर, मतलब cm, कूलाम मीटर, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। और क्या था? गॉस प्रमेय था। ठीक है ना, गॉस प्रमेय से पहले हमने क्या देखा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमारे पास में दो आवेश है, इस तरह से इनके बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु से अक्ष में इस जगह पर r दूरी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अर्थात हम अक्षीय स्थिति का निकाले थे। किसका? अक्षीय स्थिति का। ठीक है, तो इस अक्षीय स्थिति के लिए हमारे पास में जो सूत्र था, क्या किए थे हमने देखा था, अगर मान लीजिए इसे O बिंदु माने और इसे A और इसे अगर B माने तो O से P की दूरी कितना है? R। तो P से A की दूरी कितना था? R - L। और आपका BP की दूरी कितनी थी? R + L। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर कितनी होगी? A + Q आवेश के कारण। ठीक है, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी जी? E A = 1/4πε0 × Q/R का क्या था? स्क्वायर। तो ये R का स्क्वायर, तो हमारे पास किसका स्क्वायर लिए थे हमने? AP का स्क्वायर। किसका लिए थे? AP का स्क्वायर। या क्या होगा? 1/4πε0 ×
Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। पहला समीकरण था। ऐसे ही हमने किसके लिए लिया था, बी बिंदु के लिए माइनस क्यू आवेश के कारण, तो इसमें क्या था, ई बी 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण था। ठीक है, और इसमें क्या देखा था, एक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और एक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ऐसी स्थिति पर हम लेकर के जब चलते थे तो हमने क्या निकाला था इसका, ई ए ग्रेटर देन ई बी, अर्थात आपको क्या था, E इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी, और इसी में मान को रखे थे और मान को हल करके निकाले थे। तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 2p अपान आर का क्यूब न्यूटन पर कूलम आया था। ये अच्छी स्थिति, इसी को हमको सिद्ध करना था। ठीक है, फिर क्या था आपका गॉस प्रमेय, क्या था, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय में क्या सिद्ध करना था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, और फिर मैथ्स भी था ना, गणित मैथ्स था। मैथ्स क्या था, दो आवेश थे, तो Q1 बराबर कितना था, 3 गुणा 10 का घात, ठीक है, 3 गुणा 10 का घात माइनस 7 कूलम, और Q2 बराबर क्या था, 2 गुणा 10 का घात -7 कूलम था। और इनकी बीच की दूरी कितनी थी, 2L बराबर 30 सेंटीमीटर, कितना था, ठीक है जी, इसको 2L या R मान सकते हैं। तो ये आपको दिया गया है R, ठीक है, इसको हम R भी मान सकते हैं, 2L भी मान सकते हैं। तो ये कितना था, 30 गुणा 10 का घात -2, इसमें चेंज हो जाएगा मीटर में। इनके बीच लगने वाले विद्युत बल का हमको मान निकालना था या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, क्या निकालना था, लगने वाला बल, मतलब कूलम का नियम, क्या, कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या था, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या था, R का स्क्वायर न्यूटन, है ना। तो हमारा क्या था, F बराबर 9 गुणा 10 का घात 9, 3 गुणा 10 का घात -7 गुणा 2 गुणा 10 का घात -7 अपान पूरे के अपान R के स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेंगे, R। तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा 10 का घात माइनस कितना होगा, 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 10 का घात 9 -7 और नीचे कितना हो जाएगा, 30 गुणा 30 10 के घात -2 गुणा 10 का घात -2, दोनों को 2 से गुणा कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है, अब देखो F बराबर करूंगा 9 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 10 का घात 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, -5, कितना बचेगा, -5। अब देखिए ये एक 0 है और ये 2 0, तो ये कट जाएगा, क्योंकि 3 गुणा 10 होगा, ये भी 3 गुणा 10 होगा, तो 10 के घात 2 होगा, तो +2 और ये -2, सिर्फ यही बचेगा। तो इसको हमको क्या ले जाना है, ऊपर, ये माइनस है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। और नीचे क्या बचा, 3 गुणा 3, 3 और 3, 3 3 9, ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 3 दूने 6, 3 दूने 6 गुणा 10 का घात -5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, क्या होगा, क्या मानोगे जी इसको जी, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, 6 गुणा 10 घात -3 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये दिया हुआ था। और कुछ था, अंतर निकालना था, स्थिर विद्युत बल
और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। और स्थिर विद्युत बल में आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण में दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पिंड होते हैं, आवेश में छोटे छोटे पिंड होते हैं, और उसमें क्या होता है, बड़े बड़े पिंडों का, ठीक है ना। अगर मैं लेकर के चलूं स्थिर विद्युत बल में लगने वाला जो बल है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 का R स्क्वायर होता है, और ये किसका है, आवेश के लिए, किसके लिए है, आवेश। और अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लूं तो इसमें 6.67 गुणा 10 घात -11 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, क्या मीटर स्क्वायर होगा, इनटू M1 M2 R का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर द्रव्यमान है, ये जो है आपका कैपिटल G है, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल K है। यह नियतांक और ये जो नियतांक है, इस नियतांक का ये मान होता है, ठीक है। तो अंतर है, तो ये इसी में से आप दो अंतर दे सकते थे, ठीक है जी। तो पढ़ाई ऐसा करना है आप लोगों को कि पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद बना सकें, प्रश्न बना सकें, ठीक है। आप 12वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, पहला चैप्टर में क्या देखा, तो पहला चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा वह है आपका आवेश के बारे में। हमने सिर्फ आवेश पढ़ा, चार्ज, और ये जो चार्ज हमने पढ़ा है, तो इस चार्ज में क्या देखा, तो चार्ज में हमने देखा चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कब होता है, चार्ज होने के बाद में कैसे उसके अंदर में विद्युत इलेक्ट्रिक आ जाता है, इस इलेक्ट्रिक आने का कारण क्या है, ये हमने देखा। साथ ही देखा कि इसमें कूलॉम ने अपना एक नियम दिया कि जैसे ही कोई आवेश है उस आवेश को कुछ बीच दूरी में रख दिया जाए, तो रखने पर r दूरी पर होने पर उन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है, उसका इसने कूलॉम ने बताया। साथ ही साथ में हमने देखा कि किसी आवेश को, पदार्थ को आवेशित कर देते हैं तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एकांक आवेश को कितना बल लगता है, उस बल को भी हमने देखा था। एकांक आवेश को हमने देखा था, फिर उसे हम आगे और देखे, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुवागुण देखा था, आवेश का वितरण देखा था, विद्युत बल रेखाएं देखे थे, परावैद्युतांक को देखा था। परावैद्युतांक के बाद में हम और आगे अगर हम देखें तो सदिश क्षेत्र देखा था, सदिश क्षेत्र के बाद में विद्युत फ्लक्स देखा था, विद्युत फ्लक्स के बाद में हमने गास प्रमेय देखा था, गास प्रमेय के बाद में हमने 3 अनुप्रयोग देखा, और 3 अनुप्रयोग के बाद में हमने गास प्रमेय से कूलॉम के नियम हमने निकाला था, जिसे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट था। फिर तथात्मक बोधात्मक प्रश्न है। अब उसके बाद उसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अपने मन से अगर बनता है तो वो क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया और आपका कोई ड्यूटी नहीं होता है। बार बार उसे रिवीजन करते रहो, रिपीट करते रहो, पढ़ने का प्रयास करते रहो। जो आप नोट्स बनाए हो उस नोट्स में आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स सरल नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, बस हमारे मन के ऊपर जो उपजी हुई एक कहानी है कि अगर हमने ठान लिया है कि ये क्वेश्चंस और ये जो हमारा फिजिक्स है बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है, तो अगर हमारी समझ से बाहर है इसलिए क्योंकि हम इसको समझना ही नहीं चाहते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर 3 साल से हो गया मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ लेकिन मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। मेरा बायोलॉजी है, बायो तो मैं निकाल लेती हूँ, बायो मेरा क्लियर है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को भी मैं लगभग बना लेती हूँ, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम होता है वो आपका फिजिक्स है। तो फिजिक्स को मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ तो मैं फिजिक्स में भी क्वालिफाई हो पाऊँ। तो फिजिक्स में क्वालिफाई होने के लिए मैंने कहा कि जो आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हो
जो आप टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक में जो मैथ्स आता है, टॉपिक पर जो मैथ्स आते हैं, क्या उस मैथ्स को, टॉपिक के जो मैथ्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, उस न्यूमेरिकल को बनाने के अलावा क्या खुद से क्वेश्चंस बनाते हो, सेल्फ क्वेश्चंस बनाते हो अपने से स्वयं? ये क्वेश्चंस तो मैंने दिया, उस क्वेश्चंस को आपने बनाया। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे दो आवेश हैं, एक कितना है 3 गुणा 10 का घात माइनस 7 कूलाम है, और इधर कितना है 2 गुणा 10 का घात माइनस 7 कूलाम है, ठीक है। और इन दोनों की बीच की दूरी कितना कहा मैंने 30 सेंटीमीटर, और इसमें क्या निकालना था, बल, क्या निकालना था, बल का क्वेश्चंस निकालना था, ठीक है। तो क्या आप इसमें ये जो क्वेश्चंस दी गई हैं, इसमें क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं? ये आपका 3 जो दिया गया है, 3 माइक्रो कूलाम कर दो, 2 माइक्रो कूलाम कर दो, इसे 1 किलोमीटर कर दो, ठीक है। डिस्टेंस बदल दो, अलग अलग डिस्टेंस का देखो। साथ ही साथ में आप देखो कि क्या इस क्वेश्चन से यहां पर जो दी गई हैं, क्या मैं इसे एक अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति के क्वेश्चंस में चेंज कर सकता हूं कि नहीं। अर्थात अगर मैं यहां पर इस क्षेत्र में यहां पर ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, तो इस आवेश के कारण यहां पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी पड़ेगी। तो अब था हम बल निकाल रहे थे, निकाल क्या रहे थे, बल, लेकिन उसी से अब हम क्या निकालने के हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बना पा रहे हैं कि नहीं आप? अगर ऐसा क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप ये जो नीट है इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक समझ नहीं पा रहे हैं आप। मैं स्टार्टिंग में भी इसी बात को कहा था। आज देखिए 27 तारीख हो गया हमारा, और इस 27 तारीख में मैं सिर्फ जो पढ़ा रहा हूं वो लेसन 1 है, पहला ही लेसन पढ़ा रहा हूं। लेकिन पहला लेसन मैं इस तरह से पढ़ाने का मैंने प्रयास किया कि इसमें आपको कोई चीज छूटे ना। सिलेबस कंप्लीट करने का क्या है, अगर हम चाहेंगे एक दिन अच्छे से बैठेंगे तो एक दिन में एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग जो कहते हैं, जो कोई दौड़ता है, स्पीड अपना लेता है दौड़ने के लिए, और मान लीजिए कि उसे दौड़ना है 10 किलोमीटर की लंबाई को दौड़ना है, 10 किलोमीटर उसे दौड़ना है, तो वो स्टार्टिंग में पूरा जान नहीं लगा देता है, पूरा ताकत नहीं लगाता है। वो पहले स्टार्टिंग करता है तो स्लो चलता है, एकदम धीरे 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 चलते 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 जब जाता है, और जैसे ही वो मंजिल के पास पहुंचता है, तो मंजिल के पास पहुंचने से मान लीजिए कि उसे 200 मीटर बचा हुआ है या 400 मीटर बचा है, तो अपनी पूरी जान लगा देता है। इस 200-400 मीटर में अपनी पूरी जान लगा देता है। कहने का मतलब यह है कि उस 10 किलोमीटर में 9.8 किलोमीटर की जो दौड़ा उसने, तो उसमें अपना पूरा ताकत नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ 200 मीटर उसका जो बचा है, उस 200 मीटर में पूरी जितना उसका ताकत है, जी जान का उसने जब स्पीड करता है, तो इस समय 9.8 किलोमीटर दौड़ने में उसको जितना समय लगा, उससे आपका ये जो 200 मीटर की जो डिस्टेंस है, इस 200 मीटर की डिस्टेंस को जो उसने रफ्तार लिया, अगर उसी रफ्तार पे अगर पूरा 10 किलोमीटर वो चला रहता, 10 किलोमीटर को अगर दौड़ा रहता, तो यहां पर 9.8 किलोमीटर को हो सकता है उसने 25 मिनट या फिर हम कहें इसको लगभग 50 मिनट में तय किया। 50 मिनट में तय किया इतना दूरी को, क्योंकि 1 किलोमीटर को दौड़ना मतलब 1 घंटे में दौड़ना भी बहुत बहुत ये बात है, ठीक है ना। 1 घंटा दौड़ना कहने का मतलब है आपको यहां से दौड़ करके कहां जाना है, तो यहां से दौड़ करके तपकरा, यहां से दौड़ करके तपकरा 1 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे आप, क्योंकि रास्ता आपका सही नहीं है 1 किलोमीटर तक के लिए, है ना। तो 10 किलोमीटर अगर आपको दौड़ना है तो 50 मिनट आपको लग रहा है, तो 50 मिनट इतने में लगा। लेकिन इस रफ्तार से यहां पर 200 मीटर मंजिल पास है, उस स्पीड में अगर वो दौड़े
तो ये शायद इसको कितने में कंप्लीट कर ले, 1 मिनट में 1 किलोमीटर की स्पीड, 1 मिनट में 1 किलोमीटर की स्पीड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे बताइए? 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है ना, तो वो कितना रफ्तार में जा रहा है, कितना रफ्तार में जा रहा है? इसका क्या मतलब होता है? 1 घंटा में 60 किलोमीटर। अगर मैं 1 घंटा को हटा करके यहां क्या लिखूं, क्या लिखा, 60 मिनट लिखा, तो 60 मिनट लिखा, 60 किलोमीटर 60 मिनट में तय करता है, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर तय करेगा? 1 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो वो 10 किलोमीटर को कितने मिनट में कंप्लीट कर देगा? 10 मिनट में कंप्लीट कर देगा। तो इतनी रफ्तार में वो अगर स्टार्टिंग से दौड़ना चालू करेगा तो वो मरेगा कि बचेगा? 10 किलोमीटर स्पीड दौड़ेगा तो 10 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसके जो हार्ट बीट है ना, इतना पंपिंग करना चालू कर देगा कि इसका ये को वाइब्रेशन को वो सह नहीं पाएगा हमारा बॉडी। क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो 20 किलोमीटर का मैराथन दौड़ हुआ, और 20 किलोमीटर के मैराथन दौड़ में 3 लोग दौड़े, 3 स्टूडेंट, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट थे, 3 लोग दौड़े। उसमें से एक को कोई प्रॉब्लम था, लगभग 8 के 10 किलोमीटर वो दौड़ा, उसके बाद में वही बेहोश हो गया, और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वो मृत पाया गया, मरा हुआ पाया गया। क्योंकि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम दौड़ सकते हैं। मैराथन 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक भी दौड़ते हैं। जब सावन का महीना आता है तो एक ये बाबा धाम में एक महिला बोलती है, वो महिला लगभग 30 की 40 किलोमीटर हर सोमवार को वो घर से दौड़ते हुए निकलती है, और वो बाबा धाम में जाकर के रुकती है। पता नहीं उसको क्या अद्भुत शक्ति मिल जाती है, ऐसा पेपर में भी मैंने पढ़ा है, जो हर सोमवार को वहां तक वो पैदल दौड़ देती है। ठीक है ना? तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने पहला लेसन को पढ़ाने में मैंने 27 दिन लगाया। ठीक है? तो मैंने क्या किया, पिकअप दे रहा हूं आपको कि अब हमको दौड़ना है, अब हमको स्पीड बढ़ाना है, और स्पीड बढ़ाने के लिए हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह की हमारी पढ़ाई होगी, कैसे हम उसे अपना क्या बोलते हैं ले करके चलेंगे, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई किस कंडीशंस में और किस लेवल में होनी चाहिए, ये अगर हम समझ गए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आगे के जो लेसन्स दी गई हैं उन लेसन को हम तुरंत बना करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? कठिन नहीं होनी चाहिए कि सर आपने जो पढ़ाया, आपने जो समझाया, सारी चीजें सही है, पहला जो लेसन है इस पहला लेसन को हमने तो बढ़िया से पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस दूं आपको, मात्र मैं अगर 10 प्रश्न देता हूं, और 10 प्रश्न देता हूं, उस 10 प्रश्न में से अगर आपने 4 प्रश्न को हल नहीं कर पाया तो मेरा ये जो 27 दिन है वो बेकार गया। ठीक है? ऊपर से मुझे क्वेश्चंस करेंगे, मेरे जो सीनियर है, मेरे जो अधिकारी हैं, जो ऊपर में बैठा हुआ है एजुकेशन को देख रहा है, कि आपने 1 महीना सिर्फ एक लेसन को पढ़ाया लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया, तो उस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे सस्पेंड भी कर सकता है, वो कह सकता है आप में पढ़ाने में कला नहीं है। यहाँ सब लोग 4 लेसन पढ़ा लिए हैं, 4th लेसन पढ़ा लिए, और इस 4th लेसन पढ़ाने में आप सिर्फ और सिर्फ 4th लेसन पढ़ा लिए, और आपने कितना पढ़ाया है, तो मात्र 1 लेसन पढ़ाया है, तो फिर आप में क्वालिटी नहीं है, आप टीचर बनने लायक नहीं है। वो ये नहीं आकलन करेगा कि आप कितना जानते हो, आप में कितना पढ़ने की क्षमता है, इसको वो नहीं जानेगा। वो सीधे सीधे कहेगा कि 4 लेसन है, कम से कम 3 लेसन तो पढ़ाते, 3 लेसन आप पढ़ा लेते तो चलो ठीक है, लेकिन आप 3 लेसन भी नहीं पढ़ा पाए हैं। 2 लेसन पढ़ा लेते कम से कम, तो 2 लेसन भी आपने नहीं पढ़ाया, तो आप टीचर कहलाने के लायक नहीं है। जबकि आप स्वयं जानते हैं कि ये जितने भी हैं, मैंने आपको बस वही पिकअप पकड़ाने के लिए ये क्या बोलते हैं, पढ़ाई को इतना दिन लिया
अब हम जो सेकेंड लेसन जो पढ़ेंगे उस लेसन में हमारी जो पढ़ाई होगी वो थोड़ा स्पीड होगा, ठीक है। क्यों स्पीड होगा? तो स्पीड इसलिए होगा क्योंकि इसमें भी आपका सेकेंड लेसन में और थर्ड लेसन में इसी आवेश से ही जुड़ी हुई चीजें आएंगी, ठीक है। और आपको ये जो नीट है, इस नीट को और जेई को क्रैक करना है, आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा जुनून आपके अंदर में भी दिखनी चाहिए। जो टॉपिक पढ़े हो उस टॉपिक से आप क्वेश्चंस उठाने का प्रयास करो, अलग अलग क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करो, खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करने का प्रयास करो। इसमें अगर ये क्वेश्चंस ऐसा बना दूं तो, इसको इस तरह से बना दूं तो, मैं वायु में कह रहा हूं, आप पानी में उसे करके देखें तो, उसमें किसी क्या बोलते हैं ठोस लोहा में करके देखें तो, मतलब माध्यम को चेंज करते जाओ। कहीं ये माध्यम में मैंने कर लिया तो क्या होगा, उस माध्यम में कर लिया तो क्या होगा। थोड़ा सा आपके जो विचार है उस विचार को आपको क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में आ रही है। मैंने पढ़ाया, आपको रास्ता बताया, लेकिन आपको स्वयं पढ़ करके देखने हैं। और जब तक घर में जाकर के आप स्वयं से नहीं पढ़ोगे, आप फिजिक्स को नहीं समझोगे, ठीक है। क्योंकि हर बार मैं इस बात को रिपीट करते रहता हूं कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, और जिस स्कूल में पढ़ाया जाते हैं उस स्कूल में गधे बच्चे पैदा होते हैं, टैलेंट बच्चे नहीं होते हैं। क्योंकि स्कूल में टीचर आया है तो जो टॉपिक पढ़ाना उस टॉपिक पे डिबेट हो, उस टॉपिक पे डिस्कस हो। सर आपने ये तो बताया है, या ये जो इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा या पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चंस इसमें दिया है या ये जो टॉपिक है इसमें इस तरह से कह रहा है, तो ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, या इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज लेते हैं, जैसे घर्षण के बारे में ही हमने विद्युत घर्षण देखा, घर्षण विद्युत, ठीक है। तो घर्षण विद्युत हमने बाल को लिया और बाल को लेकर के हमने इसमें छोटे छोटे कागज को पास लाया तो क्या हो गया, चिपक गया। लेकिन हमने जो धातु को लाया और धातु को हमने उसको आवेशित करने का प्रयास किया, तो वो तो आवेशित नहीं हो रहा था। तो धातु आवेशित नहीं हुआ, पदार्थ आवेशित हो गया। क्यों, ऐसा क्या है? एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है ना, तो उस टॉपिक में चर्चा करिए। सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें ज्यादा क्या अंतर है? विद्युत क्षेत्र भी वही कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही कह रही है, तो इसमें डिफरेंस कितना है? भाई हम पढ़ लिए हैं तो इसलिए हम उसका डिफरेंस अब समझ गए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप जब स्कूल आए तो आप बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? तो ऐसे चर्चा करो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सदिश क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स, इससे क्या रिलेटेड है? अच्छा गॉस प्रमेय है, तो गॉस प्रमेय ने क्या बनाया और कूलाम के नियम ने क्या कहा? तो गॉस प्रमेय और कूलाम के नियम, उन दोनों में क्या अंतर है? कूलाम ने क्या बताया था, कहां पर फेल हो गया, उसकी कितनी सीमाएं थी? गॉस प्रमेय क्यों आया, गॉस प्रमेय ने क्या कर दिया, ठीक है। तो आप सिर्फ डिस्कस करिए स्कूल में आकर के। प्लस सर मैं ये मैथ्स को बनाया जो गॉस प्रमेय से जुड़ी हुई है, और इस गॉस प्रमेय से मैं इसे बना करके देखा तो मैं इसे कूलाम के नियम से बनाया तो नहीं बना, तो कूलाम के नियम में भी तो बननी चाहिए, दोनों तो सेम है, ऐसा क्या हो गया? या फिर आप ये करें, कोई ऐसा टॉपिक ले लें, ठीक है, जिस टॉपिक को किसी अन्य टॉपिक से आप कंपेयर करके देखिए, ठीक है। जैसे हमारा क्या बोला था, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश वितरण, लैम्डा बराबर क्या है, क्यू अपान क्या है, एल, और क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एस, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान वी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है, एक सीधा तार है, और अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो ये क्या है, एक पृष्ठ है, सरफेस है। और इसके बारे में बात करूं तो क्या है, तो इसके बारे में बात करूं तो ये है ऐसा, मतलब एक में सीधा लंबा है, एक लंबा तार है, एक में क्या है तो एक चादर टाइप का है, और इसमें क्या है तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। मतलब इसमें सिर्फ क्या था,
लंबाई, और इसमें क्या था, लंबाई और चौड़ाई था। इसमें क्या गया, लंबाई भी था, चौड़ाई भी था, और क्या था, ऊंचाई भी था। अर्थात मैं इसके लिए अगर देखूं एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा। देखो ये डिफरेंस है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, और ये अगर आपकी समझ में आ गई है तो आप यहां पर डिबेट करोगे, समझ रहे हो, तब आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और समझ हमको अच्छी तरह से आएगा। यही वजह है कि ये सारी चीजों को मुझे डिफरेंस को समझाने में और बताने में मुझे कितना दिन लग गया, 27 दिन लग गया। ठीक है जी, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट आप बढ़ाइए, और जब आप कॉन्सेंट्रेट बढ़ाएंगे तो अपने आप ही हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। जब